नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो गया है। सोमवार को उधम सिंह नगर के खटीमा में सूर्य षष्ठी व्रत महोत्सव छठ पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी समेत सैकड़ों लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। ये तस्वीरें आपको खटीमा से दिखाई जा रही है, जहां खटीमा में सूर्य षष्ठी व्रत महोत्सव छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य देकर मेले इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन हुआ है। प्रारंभ करके अंत में संजय रेलवे पार्क होते हुए पूर्वांचल छठ महासभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद और शक्तिवर्धन यहाँ हैं, इनको देखकर मुझे पूज्य हमारे स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह जी का भी स्मरण हो रहा है। हमेशा वो हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे यहाँ पर और अपने साथ भोजन भी हम लोगों को करवाते थे। यहाँ पर लिट्टी चोखा हम लोग शारदा टाकिज में बनता था, वहाँ प्रत्येक वर्ष प्रतिभाग करते थे। और अंतिम कार्यक्रम हमारा जो है रात को 22 पुल पर जाकर संपन्न होता। मनोज शाही उस कार्यक्रम के संयोजक होते थे और प्रातः काल फिर से उगते हुए सूर्य को मां शारदा, जगमुड़ा, मेलाघाट पूरे तट पर 22 पुल पर सब माताओं बहनों से मिलने के बाद उसके बाद फिर आगे का प्रस्थान होता था। इसलिए खटीमा में अभी एसपी सिंह जी ने बहुत सारी बातें मुझे दी हैं। इसमें गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस की बात कर रखी है। मैं इसको निश्चित रूप से टनकपुर बड़ा एक गंतव्य स्थल बनता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी ट्रेनें जो बरेली पीलीभीत पर जिनका स्टॉपेज होता है वो पीलीभीत बरेली से चलती हुई टनकपुर तक भी पहुंचे। मां पूर्णागिरी का धाम, शारदा मैया का धाम, मैं जरूर इसके लिए भारत सरकार में रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा। और भी जो ट्रेनें जो यहाँ से जा रही हैं, अभी देहरादून जाने वाली जो देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस थी, उसको सप्ताह में 1 दिन चलाया जाता था। मैंने अनुरोध किया रेल मंत्री जी से, उन्होंने उसको 3 दिन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और जैसे जैसे उसका लोगों का आने जाने का संख्या रहेगी, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में पूरे सप्ताह भर ये ट्रेनें चलें और भी ट्रेनें हमारी यहाँ से चलें, जिसका लाभ टनकपुर से चलने से खटीमा, बनमसा, पीलीभीत, मझोला आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मां शारदा कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है, निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। शारदा फ्रंट का काम, शारदा रिवर योजना और उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे आदि कैलाश यात्रा भी, उसका भी जो केंद्र है वो यही मार्ग होकर जा रहा है, यानी टनकपुर उसका केंद्र हो रहा है। अन्य बहुत सारे आदि कैलाश की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, आने वाले समय में वेडिंग उत्तराखंड का जो एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी हमारे खटीमा क्षेत्र के लोगों को भी भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आपने भूड़ मोहलिया छठ घाट के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है, उसके बारे में जो औपचारिकता रह गई है, उसको हम लोग जल्दी ही पूरा करवाएंगे। और हमारी सरकार ने यहाँ पर खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए
अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जहां एक और खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, कुछ ही समय के बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। आधुनिक आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का नया अस्पताल परिसर का निर्माण करके अनेक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां केंद्रीय विद्यालय खटीमा में संचालित हो गया है, हमारे जनजाति के बच्चों के लिए यहां पर आवासीय एकलव्य विद्यालय संचालित हो गया है। उसमें और भी कुछ विस्तार होना है, उसके विस्तार का काम भी चल रहा है। वहीं अन्य गतिविधियों को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का भी यहां छतरपुर बनखंडी में उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले समय में उसमें अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ये सब काम क्षेत्र के हमारे युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक समय आप देखते थे खटीमा में बहुत जाम लगता था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किए। वहां से वो काफिले के साथ सीधा राजभवन नैनीताल पहुंचे, जहां उनका राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, मुख्यमंत्री महानिरीक्षक कुमाऊं रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव रीना जोशी, डीएम ललित मोहन रयाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही राज्य में 2 दिवसीय विशेष सत्र का भी आयोजन होगा। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सत्र भी 2 दिन का आहूत होने जा रहा है, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है, कितना फायदा इससे मिलेगा? देखिए, सकारात्मक पहल है और राज्य स्थापना का जयंती वर्ष है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आने वाली हैं। ये जो उत्तराखंड का स्वरूप आज जो दिखाई दे रहा है और 2000 से पहले क्या स्वरूप था, उस पर एक सकारात्मक चर्चा सदन के अंदर होगी। भविष्य के लिए क्या क्या हमारी चुनौतियां हैं, क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं, उस पर चर्चा होगी। सरकारें अलग अलग दलों की रही होंगी, लेकिन उत्तराखंड ने क्या पाया और क्या पाने के लिए प्रयास करना है, इसकी सार्थक चर्चा अगर सदन के अंदर होती है तो हमारे लिए, राज्य के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि रजत जयंती वर्ष पर जनप्रतिनिधियों का ये महत्वपूर्ण सत्र, जिससे उत्तराखंड के आगामी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं मान सकता हूँ। वैसे ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं 9 नवंबर के दौरान। ये अब कार्यक्रम 11 तारीख की चर्चा हो रही प्रधानमंत्री जी की, इसलिए सैन्य धाम का जो लोकार्पण है वो 11 तारीख की और बढ़ेगा। 2-3 दिन के अंदर बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया है, प्रधानमंत्री की भी लगभग सहमति बनने की स्थिति बन रही है। तो रजत जयंती वर्ष में देश का महत्वपूर्ण नेतृत्व इस राज्य के विकास में अपना योगदान देगा, ये इससे सिद्ध होता है। और मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्रीगण हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि 6 तारीख को पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हल्द्वानी में होने वाला है। हमारा प्रयास है कि राजनाथ सिंह जी उस कार्यक्रम में आए। तो पूर्व सैनिकों की भूमि है, ये पर्यावरण की भूमि है, ये देव भूमि है, यहाँ पर सैन्य भूमि है। इन सब के का जो आभा मंडल है राज्य का, जो उसके लिए निश्चित रूप में भारत सरकार का भी सहयोग हमको प्राप्त होगा। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री प्रयासरत है। सरकार आपके द्वारा आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को भेज भी रहे हैं आप, सांसद, विधायक या तमाम, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि अंतिम वर्ष है इस सरकार के कार्यकाल का, बहुत से काम हुए हैं, कुछ काम स्वयं रूप से छूट जाते हैं। और जब मंत्री विधायक अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसे कौन सा काम है जो काम
प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री घोषणा के काम है। दूसरा, विधायक ने भी कुछ स्थानों पर पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने कमिटमेंट किया होगा। ऐसे कामों को कैसे करके यथा समय आचार संहिता पहले कर सके, ये दृष्टि हमने कहा। अधिकारी को भी कहा है, भाई सरकार मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री उसके बजट आवंटित कर दिया है, लेकिन वो काम अभी धरातल पर नहीं होते। इसलिए उसके लिए अधिकारी भी मॉनिटरिंग करें, माने विधायकगण, माने मंत्रीगण क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे। इस प्रकार की रचना हमने बनाई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने लोहाघाट के छमनिया चौड़ स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम और निर्माणाधीन बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेल अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। कई योजनाएं सरकार ने खिलाड़ियों के हित में चलाई हुई हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं का रुझान अब खेलों की ओर बढ़ता जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि के साथ साथ अब खेल भूमि भी बनता जा रहा है। निर्माणाधीन स्टेडियम की गुणवत्ता में जो भी त्रुटि रही है उसे पूरा किया जाएगा। हेमराज बिष्ट ने जिला खेल अधिकारी चंदन बिष्ट को ट्रैक के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, आज मैं जब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश के क्रम में, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और छमनिया जो स्टेडियम है हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसको अब विभाग को हैंड ओवर, बहुत जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा। इसका उद्घाटन भी होना है, प्रारंभ भी होना है। उसके साथ साथ चंपावत जिले के बड़े एक ऐतिहासिक ये समय है और ऐतिहासिक पल है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विशेष प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से चंपावत जिले को एक महिला गर्ल्स बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का यहाँ पर अभी घोषणा हुई है और उसकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री इसका प्रारंभ भी करेंगे। ये अपने आप में चंपावत के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री सत्य साई बाबा का दिव्य रथ नैनीताल पहुंचा, जहां रथ के भव्य स्वागत के बाद दिव्य रथ की शोभा यात्रा शुरू की गई। शोभा यात्रा गांधी मूर्ति से शुरू होकर माल रोड होते हुए गोवर्धन कीर्तन हॉल पहुंची। यहां सत्संग भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री साई संगठन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि श्री सत्य साई रथ यात्रा 30 सितंबर को रुड़की से शुरू हुई, जो 4 प्रदेशों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 540 किलोमीटर की यात्रा कर मध्य प्रदेश पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि श्री सत्य साई रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति का संदेश देना है, जिसके लिए श्री सत्य साई संगठन की टीम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना भी करेगी। ये रथ यात्रा 30 सितंबर को रुड़की से शुरू हुई थी और ये 2 महीने रथ यात्रा पूरे 13 जिलों में अपने उत्तराखंड के 7 जिले उधर गढ़वाल में और 6 जिले थे। तो सबसे पहला पड़ाव हुआ था हमारा रुड़की में। उसके बाद हम लोग गए थे केदारनाथ में 6 अक्टूबर को एकादश रुद्र पारायण हुआ था, जहां भारत के चुने हुए वेद पारायण करने वाले चांटर्स आए थे। हमारे नेशनल टीम वहां पर थी और बहुत सुंदर तरीके से रेड अलर्ट होने के बावजूद भी स्वामी ने बर्फ और बारिश को रोक के रखा और रुद्र पारायण बहुत सुंदर। लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सोमवार को लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा पालिका सभागार लोहाघाट में लोहाघाट व्यापार मंडल, आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में स्कूल समय में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूती से लागू करने, सड़क किनारे वाहनों और बाइकों को नो पार्किंग जोन में आड़े तिरछे खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने पूर्व एसडीएम केएन गोस्वामी के द्वारा लागू की गई। देखिए, लोहाघाट टाउन के ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उसको लेकर हमारे लोहाघाट के चेयरमैन साहब जो है तथा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग, सभी का ये एक अनुरोध था कि यहाँ पे एक ट्रैफिक से संबंधित एक मीटिंग की जाए और सभी लोगों के कंसर्न सुने और उसी के आधार पर एक सॉल्यूशन ट्रैफिक व्यवस्था का दिया जाए।
तो आज एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और इसी के क्रम में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के एनफोर्समेंट के चैलेंजेस है जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे, कुछ मैन पावर बढ़ाने के चैलेंजेस है पुलिस स्टेशन में, उसको हम लोग इसमें एड्रेस करेंगे, तथा कुछ लोगों के सुझाव भी थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव थे जो शॉर्ट टर्म है, उसको तो हम लोग डेफिनेटली अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ऐसे सुझाव है जिसका डिसीजन मेकिंग शासन स्तर पे या डीएम साहब के स्तर पे लिया जाना आवश्यक है या अन्य स्तर। हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खान अधिकारी मोहम्मद काजिम रजा की संयुक्त टीम ने दबिश देकर सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे नदी में चल रहे अवैध खनन के खेल को पकड़ा। मौके पे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी सील की गई हैं। देखिए, ये पेंटागन मॉल के पीछे यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी और उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली। तो यहाँ पे जो जिला खनन अधिकारी और मैं मौके पे पहुँचे और 2 जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमें मिली है उनको सील किया गया है और उसको पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। रुड़की के अंबर तालाब स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 12 से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ छुट्टी के बाद एक छात्र क्लासरूम में ही सो गया और शिक्षकों ने बिना जांचे ही स्कूल का ताला लगा दिया। काफी देर बाद जब बच्चे के रोने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तो उन्होंने तुरंत स्कूल में जाकर हालात देखे। दरवाजा बंद मिलने पर स्थानीय दुकानदारों ने ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। हो गया खुलेगा। डोईवाला में सोंग नदी के तट पर बड़े हर्षोल्लास से छठ पर्व मनाया गया। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन हो गया। आपको बता दें कि इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत 36 घंटे का रखती हैं, जिसे पूर्वांचल संस्कृति और सभ्यता से जुड़े लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। डोईवाला के केशवपुरी राजीव नगर क्षेत्र में सोंग नदी तट पर बड़े स्तर पर पूर्वांचल संस्कृति व सभ्यता से जुड़े लोग इस व्रत को पर्व के रूप में मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। और ये त्यौहार ऐसा है जो इसमें किसी भी प्रकार की मनोकामना आदमी मान लेता है, उसकी छठ मैया पूरी करती हैं। और इसमें डूबते सूरज की भी पूजा होती है और उगते सूरज की पूजा के बाद ही मतलब इस व्रत का उद्यापन होता है। कितने घंटे व्रत रखा जाता है? ये 3 दिन भूखे व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत। हमारे परिवार के सभी लेडीज जितने भी हैं सबने व्रत रखा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मतलब सारे काम छोड़कर इस त्यौहार में पूरा मन लगाकर कार्य करते हैं हम लोग। आपका शुभ नाम? अंजनी कुमार। ये जो हमारे पूर्वांचल के भाई और बहन हैं, ये बड़ी जनसंख्या में यहाँ पे प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड में निवास करते हैं और ये छठ मैया का त्यौहार है, इसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये त्यौहार अपना दिवाली से भी बहुत ज़्यादा मानते हैं इस त्यौहार को और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और जैसा कि मैंने देखा है 2-3 दिन से ही यहाँ पे सफाई का कार्य हो या तो नगर पालिका द्वारा या मेरे द्वारा स्वयं यहाँ पे जेसीबी चलाकर इन लोगों के लिए रास्ता बनाना और इनकी जो आस्था जुड़ी है गंगा मैया से, ये पानी में 6 घंटे खड़े होकर इस पूजा को संपन्न करते हैं। चंपावत के लोहाघाट में लाखों रुपए खर्च कर एंगलिंग बीट का निर्माण किया गया था। उम्मीद थी कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण आज एंगलिंग बीट सफेद हाथी बनकर रह गया है। रिपोर्ट देखिए।
चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक का नेपाल सीमा से लगा पंचेश्वर क्षेत्र एंगलिंग और गोल्डन महासीर मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी एंगुलर पहुंचते हैं और एंगलिंग का आनंद उठाते हैं। एंगुलरों और पर्यटकों को पंचेश्वर में बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने लाखों रुपए की लागत से पंचेश्वर में एंगलिंग बीट का निर्माण किया है और निर्माण कार्य पूरा हुए लंबे समय बीत चुका है, पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद पर्यटकों को इस बीट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ हो गया मुझे साहब 5वां महीना लग गया, 5वां से अब 6वां लगता है। पानी बिल्कुल नहीं है इधर, तभी नहीं आ रहे हैं पर्यटक। हाँ, रहने के लिए है तो कहते ही हैं, लेकिन पानी की वो है, बिल्कुल पानी नहीं है इधर। लाखों रुपए खर्च कर बीट तो बना दिया गया, लेकिन पर्यटन विभाग ने एंगलिंग बीट में आने वाले पर्यटकों के लिए पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की है, जिस कारण बीट में पर्यटकों को रहने का लाभ नहीं मिल पा रहा है और बीट सफेद हाथी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पर्यटन विभाग ने लाखों रुपए की लागत से बीट का निर्माण तो कर दिया है, पर उसमें पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधा नहीं दी गई है, जिस कारण पर्यटक यहाँ से मायूस होकर लौट रहे हैं और जिस उद्देश्य से बीट का निर्माण किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। बीट की देखभाल कर रहे पीआरडी हरीश बोरा ने बताया कि पर्यटक आते हैं और यहाँ रहने के बारे में जानकारी लेते हैं, पर पानी न होने से उन्हें यहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और तो एक ये गेट नहीं है इधर पर, और इधर से थोड़ा ये रास्ता, ये भीड़ में थोड़ा जाली हाली होती तो ठीक रहता। हाँ, इधर से आते हैं, लेकिन शिव जी की कृपा से, पंचेश्वर बाबा की कृपा से इधर कुछ नहीं दिखता। वो पानी है बस, बिल्कुल पानी हानि नहीं है। छत उड़ गई है, तूफान से चली गई है छत। देखभाल कर रहे पीआरडी हरीश बोरा ने कहा कि बीट की छत का कुछ हिस्सा आधी से उड़ चुका है। बीट में गेट लगाने की आवश्यकता है। पीआरडी हरीश ने बताया कि अक्सर बीट में गुलदार पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीट के चारों ओर सुरक्षा के लिए जाली लगाने की भी आवश्यकता है। वहीं लोगों ने शासन और प्रशासन से बीट में पर्यटकों के लिए जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। लोगों ने कहा कि पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए पंचेश्वर क्षेत्र में पर्यटकों को काफी सुविधाएं देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।